21st अमेंडमेंट हम इसको आपके पैसे एंड पे मैं लेता हूँ। अब हम इसको टॉपिक के नेशनल इलेक्शन प्लान के अंदर आपको हमने पढ़ चुके हैं। 21st अमेंडमेंट का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने इसमें किया, लेकिन मैं इसको आपका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। 21st अमेंडमेंट थी क्या, क्यों लाई गई और अब ये स्टैंड करती है या नहीं करती। 21st अमेंडमेंट में 6 जनवरी 2015 को ये पार्लियामेंट में पेश हुई और ये मंजूर हुई, और 7 जनवरी 2015 को प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो गई। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको समझने वाली हैं या देखने वाली हैं। एक अमेंडमेंट हमने थोड़ी देर पहले आपसे पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, 18th अमेंडमेंट, जिसपे मैंने आपको बताया कि कितनी डिस्कशन, बैकग्राउंड में कितनी डिस्कशन, कितनी रिसर्च और कितना काम हुआ उस अमेंडमेंट को लाने में। सेकंड, उसी को कंपेयर करें, एक सेकंड यही अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट 16 दिसंबर 2014 को एपीएस का अटैक होता है। तो एपीएस के अटैक के फौरन बाद ही देखें 16 दिसंबर 2014 को अटैक हुआ, तो नेशनल लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने रियलाइज किया कि हमें कुछ करना होगा, कोई कंक्रीट स्टेप लेना होगा। और क्या हुआ कि उसी तनाजुर में, उसी पस मंजर में 6 जनवरी 2015 को हमने 21st अमेंडमेंट ले आए। मतलब सिर्फ 20 दिन का गैप है। अगर गैप इतना थोड़ा है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें इसके ऊपर डिस्कशन कितनी हुई होगी, इसके ऊपर पीछे रिसर्च कितनी हुई होगी, इसके ऊपर डिबेट कितनी हुई होगी। तो ये एक ऐसी अमेंडमेंट थी जो बिल्कुल एक लफ्ज बोले बगैर किसी डिबेट के ये आपकी पार्लियामेंट ने मंजूर कर ली। उसकी वजह बताता हूँ क्यों पार्लियामेंट ने बगैर किसी डिबेट के मंजूर कर ली। उसकी वजह बहुत सिंपल है। उसकी वजह ये है कि जो 16 दिसंबर का वाकया हुआ, तो पहले पाकिस्तान माजी में बैकग्राउंड में ये था कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप, कुछ कहते थे जी तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कहते थे नहीं तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ भी कर ले, पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो इकट्ठी एक पेज पे इकट्ठी नहीं हो पा रही थी। 2014 के अंदर हमने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब लॉन्च कर दिया था, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो एक पेज पर नहीं थी। तो जो ही 16 दिसंबर का वाकया होता है तो फौरन रियलाइज होता है कि अब तो ब्लेम गेम होगी, एक दूसरे को ब्लेम किया जाएगा। मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्लेम करेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप किसी और को ब्लेम करेगी, अपोजिशन हुकूमत को, कि जी ये आपकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि 140 बच्चे जो है ईपीएस के वो शहीद हो गए। तो ये बैकग्राउंड पीछे चल रहा था कि जी अब ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगी, कि एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी वजह से ये हुआ है, आपने स्टेप नहीं लिया, आपने एक्शन नहीं लिया टाइमली। तो ये पीछे प्रेशर था जिसकी वजह से फौरन 21st अमेंडमेंट 20 दिन के अंदर अंदर, मतलब इसको लिखा गया, इसको बनाया गया, और 16 दिसंबर और 5 जनवरी 2015 के दरमियान देख लें 20 दिन का वक्त आता है, बगैर किसी डिबेट के फौरन ये अमेंडमेंट पास कर ली गई। अब इस अमेंडमेंट के इमीडिएट क्या असर था, अब वो असर या असरात जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ नेशनल एक्शन प्लान के जब हम पढ़ रहे थे। लेकिन 3 जो बड़े इफेक्ट्स आए ना इस 18th अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट के, वो आप नोट डाउन करते जाए। हम आगे तफसील में तो उनको पढ़ेंगे, क्योंकि तफसील में हम इस अमेंडमेंट को पढ़ रहे होंगे तो वो आपको इसमें से कह लें कि उनको देखना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ही मैं आपको स्टार्ट में ही बताता चला जाता हूँ। पहले तो जो नेशनल इलेक्शन प्लान का मैंने आपके सामने रिजल्ट रखा था वही समझ लें 21st अमेंडमेंट का रिजल्ट। 21st अमेंडमेंट का रिजल्ट हमारे सामने आता है। उस रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट क्या है
कि आपकी जुडिशरी जो है वो बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि आपने 21st में अमेंडमेंट के अंडर ही आपने मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम अमल में लाया। मतलब क्या है कि सिविलियन लीडरशिप, सिविलियन जो पॉपुलेशन थी, मिलिट्री कोर्ट्स जो थी वो उनको ट्रायल कर सकती थी अंडर टेररिज्म एक्ट। टेररिज्म के जो एक्ट डिफरेंट बनाए गए इसी अमेंडमेंट के अंडर, उसके तहत जो है वो आपकी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिविलियन जो पॉपुलेशन है उनको भी ट्रायल कर सकती थी। तो डेफिनेटली आपकी जुडिशरी बहुत कमजोर होगी, आपकी सिविलियन लीडरशिप बहुत कमजोर होगी। सेकंड इसका जो असर आया, दूसरा असर ये आया कि इसने 21st अमेंडमेंट ने टेररिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की। उस टेररिज्म को की डेफिनेशन में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म सामने आया कि उसमें सिर्फ रिलीजन को इंक्लूड किया गया, बाकी जो डिफरेंट मोटिव्स होते हैं टेररिज्म के उनको साथ इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड कोई भी एक्ट होता है, वायलेंस एक्ट होता है, तो उसको टेररिज्म की डेफिनेशन के अंदर लाया गया। उसके अलावा भी डिफरेंट एक्ट हो सकते हैं टेररिज्म से रिलेटेड, लेकिन उसको डेफिनेशन से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से जो रिलीजियस पार्टीज थी उनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। जैसे अगर आप नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाएं तो वहां पे हमने मदरसों की रिफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा असर फोकस किया था, और मदरसों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर और रिलीजियस पार्टीज के ऊपर, सेक्टेरियनिज्म के ऊपर। तो ये क्रिटिसिज्म आया रिलीजियस पार्टीज की तरफ से कि आप सिर्फ टेररिज्म को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही नैरो सेंस के अंदर, और वो नैरो सेंस है कि रिलीजन उसके उसका मोटिव है, सेक्ट मोटिव है या रिलीजन उसका मोटिव है। नहीं तो टेररिज्म की तो मजीद अगर हम देखें तो इसकी एथनिक बेस भी हो सकती है, जैसे श्रीलंका में मिसाल ले लें। श्रीलंका में इसकी एथनिक बेस थी। तो ये डिफरेंट मोटिव्स हैं कि रिलीजियस पार्टी की तरफ से इसकी मजीद इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। मजीद इसके क्या असरात थे वो हम आगे चलते जाते हैं, देखते जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो वाई तो मैंने आपके सामने रख दिया कि इसका अमेंडमेंट को लाने की वजह क्या थी, क्या बैकग्राउंड था, क्या फोकस था, क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, वो तो हमने इसके ऊपर आपके सामने मैंने डिस्कस किया। अब आगे चलेंगे। 21st अमेंडमेंट में एक बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन तो मैंने ये दिया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम आया वो इसी अमेंडमेंट के तहत आया। तो ये तो एक सिंपल सा था। उसके अलावा कुछ हमने एक्ट्स ऐड किए इसके अंदर जो जिन्होंने आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाला। वो एक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। आम आदमी की जिंदगी के ऊपर जिस तरह मिसाल देता हूँ आपके पास, पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ ऐसे लॉज बनाए गए, ऑनलाइन सर्च से रिलेटेड लॉज बनाए गए, सोशल मीडिया से रिलेटेड लॉज बनाए गए, जिसका फिर बड़ा गलत इस्तेमाल किया हुकूमतों ने, हमारी हुकूमतों ने। मतलब हुकूमतों ने किया या मिलिट्री लीडरशिप ने किया। जैसे मिसाल देता हूँ कि वो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट का लॉ बनाने का जो मकसद था, मकसद ये था कि किसी किस्म का कोई भी टेररिज्म का मटेरियल जो है उसको स्प्रेड ना किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल क्या किया गया कि जब भी कोई एक्टिविस्ट होते थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते थे, वो हुकूमत को क्रिटिसाइज करते थे, या आज भी हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, या फौज को क्रिटिसाइज करते हैं, फौज की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो उस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको उठा लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या मिसिंग पर्संस की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट ने उन्हें रसाई ये दे दी है कि वो आपका आईपी एड्रेस जो है वो रीड कर सकते हैं। आपका आपकी जो आईपी एड्रेस हो गया या आपकी लोकेशन हो गई या आपकी ये सर्च जो है उस तक उन्हें रसाई हासिल होगी, या आपके जो खुफिया इदारे हैं आपकी एक्टिविटी को वो मॉनिटर कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो ये चंद ऐसे फैक्ट है जिन्होंने आपकी जिंदगी को भी अफेक्ट किया है। ना सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स की बात होगी, बल्कि इन्होंने आपकी जिंदगी को भी अफेक्ट किया इस अमेंडमेंट में। तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके गोल्स बड़े सिंपल है आपके सामने।
जो तीसरा हम इसके गोल्स की बात करते हैं, गोल्स है टेररिज्म का खात्मा। तो वो जो नेशनल एक्शन प्लान का जो हाल हुआ, वही समझ लें इस अमेंडमेंट का भी हाल है कि क्या हम इसके गोल अचीव कर सके या नहीं अचीव कर सके। तो पहले तो आते हैं कि 21st अमेंडमेंट थी क्या। अब इस 21st अमेंडमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, इसके दो तरह के इसके अंदर जो थे कहले पॉइंट्स थे या आर्टिकल थे। कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो टाइम बाउंड थे, जो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए कुछ वक्त के बाद। वो थी मिलिट्री कोर्ट्स। 21st अमेंडमेंट के तहत हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी, और मिलिट्री कोर्ट्स जो थी वो पहले 2 साल तक एक्सटेंशन उन्हें मिली, फिर उसके बाद फिर 2 साल तक, लेकिन 2019 के अंदर वो खत्म हो चुकी है। तो अब मिलिट्री कोर्ट्स तो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि वो जो मिलिट्री कोर्ट्स तक हमने रसाई दी थी वो खत्म हो गई है। वो जो आर्टिकल्स हैं उनका भी खात्मा हो चुका है। वो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जी। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लॉ एक खास मुद्दत तक खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम एक क्लॉज ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं सनसेट क्लॉज। तो 18th अमेंडमेंट के अंदर भी एक सनसेट क्लॉज ऐड किया गया। 18th अमेंडमेंट के अंदर अंदर भी एक सनसेट क्लॉज ऐड किया गया, जो जिसमें था कि ये 2019 को खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर इस पर एक्सटेंशन ना दी गई। सनसेट क्लॉज किसी लॉ या किसी एक्ट के अंदर, बस आपको ये थोड़ी बात समझने के लिए है, इसलिए ऐड किया जाता है। उसका मकसद होता है कि खास मुद्दा के बाद ये लॉ या ये अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, इसका असर या ये आइन का हिस्सा नहीं रहेगी, इसलिए हम सनसेट क्लॉज ऐड करते हैं। जैसे 21st अमेंडमेंट में हमने ऐड किया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो 2 साल के लिए, 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएंगी अगर हमने उनको एक्सटेंशन ना दी। तो हमने उनको 2 साल के बाद दोबारा एक्सटेंशन दे दी। तो 2019 में जब हमने उनको एक्सटेंशन नहीं दी मिलिट्री कोर्ट्स को, तो ऑटोमेटिकली उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, और वो सनसेट क्लॉज के तहत ये, इसलिए हम ये सनसेट क्लॉज ऐड करते हैं। ये हर एक्ट या लॉ के अंदर ऐड नहीं किया जाता, ये सिर्फ उसी एक्ट या लॉ के अंदर ऐड किया जाता है जिसके बारे में हम चाहते हो कि खास टाइम लिमिट के बाद ये ऑटोमेटिकली ये एक्ट या ये लॉ जो है ये खत्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर डेफिनेशन की टेररिज्म की, इसके आर्टिकल 175 के अंदर चेंज किया, और इसके अंदर सिंपल सी बात है कि काफी नैरो डाउन डेफिनेशन थी जिसके अंदर हमने रिलीजन या सेक्टेरियनिज्म को ऐड किया। बाकी जो टेररिज्म की डेफिनेशन थी उसको इग्नोर कर दिया, जो उसका पॉलिटिकल मोटिव होती है उसको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म आया कि आप सिर्फ रिलीजन को निशाना बना रहे हैं, उसके जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उसको आप जहन में नहीं ला रहे। और लास्ट इसके अंदर क्या था कि हमने मतलब कि मिलिट्री कोर्ट्स की ही मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आम आदमी का जो ट्रायल है, टेररिज्म का जो ट्रायल है, वो मिलिट्री कोर्ट्स को इजाजत दे दी गई। उसका आपके जुडिशियल सिस्टम पे भी बड़ा बुरा असर पड़ा, और आम लोगों की जिंदगियों पे भी बड़ा बुरा असर पड़ा, क्योंकि जो लास्ट हमने 18th अमेंडमेंट में एक आपका फंडामेंटल राइट पढ़ा था, राइट टू फेयर ट्रायल। तो वो जो राइट टू फेयर ट्रायल था वो खत्म हो गया मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जब